हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग प्राचीन कालीन प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकारों से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप लोगों को समझ पूछ लिया जाता है कि ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं वो बहुत ही केयरफुली इस टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी ओल्ड कैंडिडेट हैं वो लोग अपने आप को एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएं इन टॉपिकों को गेन करने के बाद। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पर मैं आप लोगों के समझ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी कवर करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रमुख पॉइंटों के ऊपर। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रमुखित ग्रंथ रामायण। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो रामायण के रचयिता माने जाते हैं वो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रामायण जो महान ग्रंथ मानी जाती है उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो वो महर्षि वाल्मीकि थे। दोस्तों, रामायण जो ग्रंथ है इसमें चित्रकला, वास्तुकला और स्थापत्य कला का भी उल्लेख देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यह महान ग्रंथ का जो रचना काल माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, यह चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला की दृष्टि से इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पर इस बात का जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि सीता का स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किस शिल्पी ने किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रामायण काल में जो सीता माता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण जिस शिल्पी ने किया था उस शिल्पी का नाम था मय नामक। यही मय नामक शिल्पी था जिसने रामायण काल में सीता माता का स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किया था। तो यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है कि रामायण काल में भी चित्रकला, वास्तुकला और स्थापत्य कला का पूर्ण विकास हो चुका था। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो रामायण के जहाँ पर उल्लेख मिलता है कि रावण के जो पुष्पक विमान था उस विमान की जो चित्रों की जो सज्जा की गई थी वो बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया था। अर्थात उसके विमान में तमाम हीरे जवाहरात के जड़ाऊ कार्य भी देखने को मिलते हैं, इसलिए यह चित्रकला की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ राम के जो भवन थे, जो राज प्रसाद थे, उनकी दीवारों पर भी तमाम सुंदर भित्ति चित्रों का अंकन भी देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रामायण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कला की दृष्टि से, इसलिए एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हमारा पहला पॉइंट था रामायण। दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है महान ग्रंथ महाभारत। दोस्तों, महाभारत जो है वो कला की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है और उसका उल्लेख भी महाभारत में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो महाभारत थी ये बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य मानी जाती है और इसका उल्लेख भी देखने को मिलता है कि महाभारत विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका जो रचना काल माना जाता है वो 400 ईसा पूर्व माना गया है। महाभारत की जो रचयिता माने जाते हैं वो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। यही वह महान ग्रंथ है जिसमें कला का भी उल्लेख देखने को मिलता है और वो कला थी उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। महाभारत में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि उषा और अनिरुद्ध के एक सुंदर प्रेम कथा का प्रसंग किसमें देखने को मिलता है, तो वो महान ग्रंथ थी महाभारत। इस पॉइंट को भी नोट करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैं इन ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों को छोटी छोटी टिप्पणियाँ भी प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों के मेमोरी में बैकअप करता रहे। यहाँ पर महाभारत का एक और ही सुंदर उल्लेख देखने को मिलता है जो कि अगले एलटी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि दोस्तों, जो सत्यवान थे ये बहुत ही फेमस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका बचपन का जो नाम था वो चित्राश्व था। चित्राश्व कहने का तात्पर्य है कि यह चितेरे थे और ये किसके चितेरे थे, ये घोड़ों का बहुत ही मार्मिक ढंग से अंकन करते थे भित्तियों पर। साथ ही साथ ये मिट्टी के घोड़ों का भी बहुत ही शौकीन थे, अर्थात मिट्टी में
अर्थात मिट्टी के माध्यम से ये घोड़े भी निर्मित करते थे और इनका नाम जो था वो सत्यवान था और बचपन में इनका नाम था जो चित्राश्म के नाम से पुकारा जाता था। इसलिए महाभारत काल में भी हमें कला के नमूने देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कामसूत्र, जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है और कामसूत्र से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। कामसूत्र के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कामसूत्र का जो रचना काल माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है और इसके रचयिता जो माने जाते हैं वो वात्स्यायन को माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कामसूत्र है इसका रचना जो की गई थी वो संस्कृत भाषा में की गई थी। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा। और इसका जो अनुमानतः जो समय था वो 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में जो कलाओं की जो संख्या मानी जाती है वो 64 मानी जाती है और वो उल्लेख कामसूत्र में देखने को मिलता है। जो 64 कलाओं का अगर हम लोग सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से जो हम लोग वर्णन देखने को मिलता है वो कामसूत्र में ही देखने को मिलता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है प्रसिद्ध ग्रंथ जयमंगला। आप सब लोग जानते हैं कि जयमंगला जो है वो कामसूत्र का टीका के रूप में जाना जाता है और इसके रचनाकार जो माने जाते हैं वो पंडित यशोधर को माना जाता है। पंडित यशोधर के द्वारा ही कामसूत्र का टीका जिस नाम से किया गया था वो जयमंगला थी और जयमंगला जो है वो कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही जयमंगला है जिसमें रूप भेदा प्रमाणानि भावलामणि योजनम सादृश्यमणि का भंग इति चित्रकड़ंकम आदि श्लोकों का भी वर्णन देखने को मिलता है और यह चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। इसलिए अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जयमंगला के रचनाकार या इसके रचयिता कौन माने जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जयमंगला के जो रचयिता माने जाते हैं वो यशोधर पंडित को माना जाता है। लक्षणम, दोस्तों जो चित्र लक्षणम थी ये बहुत ही फेमस मानी जाती है और इसके रचयिता जो माने जाते हैं वो भयजीत, जिनको हम नग्नजीत के नाम से भी जानते हैं और यह चित्रकला के बहुत ही फेमस ग्रंथों में से एक मानी जाती है और इसमें चित्रकला के प्रमुख उल्लेख भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो थी ये बहुत ही फेमस पाणिनि के कृतियों में से एक मानी जाती है। साथ ही साथ अष्टाध्यायी का जो रचना काल माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। दोस्तों यह वही ग्रंथ है जिसमें शिल्प को 2 भागों में बांटा गया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और वो शिल्प को 2 भागों में जो बांटा किया गया था वो था चारुकला और कारुकला। चारुकला कहने का तात्पर्य होता है कि ललित कला और कारुकला कहने का तात्पर्य होता है उपयोगी कला। अर्थात यही वो ग्रंथ है जिसमें शिल्प को 2 भागों में बांटा गया था, चारुकला और कालुकला। इस पॉइंट को नोट करिएगा और यह पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है नाट्यशास्त्र। आप लोग नाट्यशास्त्र के बारे में जानते होंगे और आप लोगों के समझ मैं कुछ टिप्पणियां भी देना चाहता हूं। नाट्यशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि नाट्यशास्त्र किसकी प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ मानी जाती है ये भरत मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ मानी जाती है। यह नाट्यशास्त्र कला की दृष्टि से और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वह नाट्यशास्त्र है जिसमें कला का सर्वप्रथम प्रामाणिक और यथार्थ प्रयोग जो देखने को मिलता है वह इसी नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम किया गया था। दोस्तों नाट्यशास्त्र में ही जो लाल, पीला और श्याम अर्थात काले रंग को मूल रंगों की संगति मानी जाती है। अर्थात मूल रंग जो माने जाते हैं नाट्यशास्त्र में वह लाल रंग, पीला रंग और काले रंग को माना जाता है और इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि सफ़ेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात भी इसी नाट्यशास्त्र में लिखी गई है। इसलिए नाट्यशास्त्र जो है वो कला के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नाट्यशास्त्र का जो रचना काल माना जाता है वो 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला पॉइंट है मेघदूत।
दोस्तों मेघदूत कालिदास के प्रमुख ग्रंथों में से एक मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जो मेघदूत है यह कालिदास का काव्य ग्रंथ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या उनसे ग्रंथ मानी जाती है? काव्य ग्रंथ मानी जाती है मेघदूत। दोस्तों कालिदास के प्रमुख ग्रंथों में से बहुत ही फेमस जो ग्रंथ मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है यह एक नाटक ग्रंथ मानी जाती है और इसी में चित्रकला का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कालिदास जी हैं और यह जो नाटक पर आधारित ग्रंथ मानी जाती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है जो कि चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ मानी जाती है, वो है विष्णुधर्मोत्तर पुराण और इसके रचयिता जो माने जाते हैं वो मार्कंडेय मुनि को माना जाता है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण का जो समय माना जाता है, जो रचना काल मानी जाती है, वो गुप्त काल की मानी जाती है। किसकी? गुप्त काल की, अर्थात 6ठी शताब्दी के आसपास की मानी जाती है। दोस्तों विष्णुधर्मोत्तर पुराण इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके तीसरे खंड के अध्याय 35 से लेकर अध्याय 43 तक में जो कुल 9 अध्यायों का अंकन देखने को मिलता है वह चित्र सूत्र से संबंधित माना जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। जो चित्र सूत्र है वो विष्णुधर्मोत्तर पुराण से संबंधित बहुत ही फेमस जो उल्लेख देखने को मिलता है वो चित्र सूत्र में ही देखने को मिलता है, जिसमें चित्रकला का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्र सूत्र के लेखक कौन माने जाते हैं, परंतु आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो चित्र सूत्र है विष्णुधर्मोत्तर पुराण का ही एक खंड है, इसलिए विष्णुधर्मोत्तर पुराण अर्थात चित्र सूत्र के जो लेखक माने जाते हैं वो मार्कंडेय मुनि के अंतर्गत देखने को मिलता है। दोस्तों विष्णुधर्मोत्तर पुराण क्योंकि इतनी फेमस ही मानी जाती है इसलिए क्योंकि चित्रकला जो थी वो भारतीय चित्रकला का जो पौढ़ परंपरा जो देखने को मिलता है वह इसी महान ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसलिए कला की दृष्टि से विष्णुधर्मोत्तर पुराण बहुत ही मार्मिक और बहुत ही फेमस मानी जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। हमारा अगला जो प्रमुख ग्रंथ है वह है कादम्बरी। दोस्तों कादम्बरी के जो रचयिता माने जाते हैं वो वाण भट्ट को माना जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है और वाण भट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है वह है हर्षचरित। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कादम्बरी और हर्षचरित वाण भट्ट के प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पंचतंत्र। दोस्तों पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है। हमारा अगला पॉइंट है नीति शतक। दोस्तों यही वो नीति शतक है जिसमें भर्तृहरि के द्वारा ये लिखित प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है। अगला जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है ललित विस्तार और ललित विस्तार के जो लेखक माने जाते हैं या रचना काल जो माने जाते हैं वो बुद्ध घोष की मानी जाती है ललित विस्तार। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। साथ ही साथ समरांगण सूत्रधार दोस्तों बहुत ही फेमस ग्रंथ मानी जाती है समरांगण सूत्रधार और इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो राजा भोज को माना जाता है और राजा भोज के एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है युक्त कल्पतरु। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। युक्त कल्पतरु और समरांगण सूत्रधार ये राजा भोज के प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अगला प्रमुख ग्रंथ है वो है मानसोल्लास। मानसोल्लास को हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं जिसका नाम है अभिलाषितार्थ चिंतामणि। अभिलाषितार्थ चिंतामणि कहिए या मानसोल्लास कहिए, दोनों बात एक ही है और इसको नाम परिवर्तित कर करके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। मानसोल्लास को ही अभिलाषितार्थ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं और इसका जो रचना काल माना जाता है वो 12वीं शताब्दी का माना जाता है और इसके रचयिता जो माने जाते हैं वो चालुक्य वंशी राजा सोमेश्वर को माना जाता है। दोस्तों जो सोमेश्वर थे वह चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के
पुत्र भी माने जाते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि का जो उपनाम था वो मानसोल्लास था। दोस्तों हमारा अगला जो प्रमुख ग्रंथ है वो है राज तरंगिणी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज तरंगिणी के जो लेखक माने जाते हैं वो कल्हड़ को माना जाता है। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है गीत गोविंद। दोस्तों अक्सर गीत गोविंद के बारे में पुट अप किया जाता है कि गीत गोविंद किसकी रचना मानी जाती है, तो गीत गोविंद के जो लेखक माने जाते हैं, जो रचनाकार माने जाते हैं, वो जयदेव को माना जाता है। और साथ ही साथ इसका जो रचना काल माना जाता है वो 12वीं शताब्दी माना जाता है। दोस्तों यही वह गीत गोविंद है जिसमें विरहणी राधा द्वारा नवीन आम मंजरी का जो बाण हाथ में लिए मृगमद से अंकित कामदेव के चित्र का उल्लेख जो देखने को मिलता है वह इसी गीत गोविंद प्रसंग में देखने को मिलता है। इसलिए जो गीत गोविंद है बहुत ही फेमस मानी जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है शिल्प रत्न। दोस्तों शिल्प रत्न जो है वो बहुत ही फेमस है और इसकी जो रचना काल जो माने जाते हैं वो श्री कुमार के मानी जाती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। दोस्तों हमारा अगला जो प्रमुख ग्रंथ है वो है तिलक मंजरी। दोस्तों तिलक मंजरी इतनी फेमस मानी जाती है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तिलक मंजरी के जो रचनाकार माने जाते हैं वो धनपाल को माना जाता है। तिलक मंजरी में उल्लेख बहुत ही फेमस है। जो लक्ष्मी की काष्ठ प्रतिमा का उल्लेख पूछ लेता है कि किसमें किया गया है, तो वो है यही तिलक मंजरी है जिसमें लक्ष्मी की काष्ठ प्रतिमा का उल्लेख देखने को मिलता है। इसलिए कला की दृष्टि से तिलक मंजरी बहुत ही फेमस है और इसका उल्लेख अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्ण सुंदरी किसकी प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है, तो कर्ण सुंदरी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है वो बिल्हड़ के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कर्ण सुंदरी है इसका जो रचना काल माना जाता है वो 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। दोस्तों इस नाटिका में जो कर्णावत की राजकुमारी जो मियन नंद देवी थी, उन्होंने अनहित लाद के कामदेव और त्रैलोक के जो मल्ल के प्रति उनका जो चित्र देखकर जो प्रेमा मुक्त होने की दशा का वर्णन भी इसी कर्ण सुंदरी कथा में देखने को मिलता है। इसलिए कला की दृष्टि से ये बहुत ही फेमस काव्य माना जाता है। साथ ही साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है कि काव्य मीमांसा किसकी प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो काव्य मीमांसा है वो राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है। हमारा अगला जो बहुत ही फेमस जो ग्रंथ माना जाता है वो सौंदर्य लहरी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि सौंदर्य लहरी के जो रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो ये शंकराचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है सौंदर्य लहरी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया और आप सभी लोग इन पॉइंटों को बहुत ही केयरफुली लर्न करिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इन ग्रंथों से लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप सभी लोगों को जानना ये बेहद ही ज़रूरी है। जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं और ओल्ड कैंडिडेट हैं इन सब पॉइंटों को कवर करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद मैं आप लोगों के समझ एक न्यू बुकों का संग्रह प्रस्तुत करने वाला हूं, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। मैं आप लोगों के समझ बहुत ही जल्द उसको प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक इन सभी बातों को कवर करिएगा और किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जितने भी नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट पहली बार वॉच करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो करें और आप लोग अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर रखेंगे और हम लोग साथ ही साथ बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।